वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे पादपों में अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हमने इस टॉपिक के अंदर अब तक जो पढ़ चुके हैं हम पादपों में अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों के बारे में लगभग 14 पोषक तत्व हैं, उनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आपको मैं रिमाइंड करा दूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर हमने बात कर ली थी कार्बन की, बात कर ली थी हाइड्रोजन की, बात कर ली थी ऑक्सीजन की, बात कर ली थी। फिर नेक्स्ट नाइट्रोजन की बात कर ली थी हमने, फॉस्फोरस की बात कर ली थी, सल्फर की बात कर ली थी, कैल्शियम की बात कर ली थी, मैग्नीशियम की बात कर ली थी हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने बात कर ली थी मैग्नीज की, बात कर ली थी। और नेक्स्ट जो हमने बात कर ली थी बोरॉन की बात कर ली थी, जिंक के बारे में बात कर ली थी। तो यहाँ पर और जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिंक के बारे में बात कर ली थी। और भी जो पोषक तत्व थे जैसे आयरन के बारे में बात कर ली थी हमने। किसके बारे में बात की थी? आयरन के बारे में बात कर ली थी। और इसके अलावा हमने बात की थी कॉपर के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? कॉपर के बारे में बात की थी। कॉपर के अलावा और हमने यहाँ पर पोटेशियम के बारे में बात की थी। एक पोटेशियम तत्व जो है कि इसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिएगा कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, इसके बाद फॉस्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर, पोटेशियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नेक्स्ट 15वें नंबर पर हम बात कर रहे हैं मोलिब्डेनम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोलिब्डेनम के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी एक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन सा पोषक तत्व है? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो मोलिब्डेनम जो तत्व होता है, ये पोषक तत्व होता है, ये पादपों के द्वारा किस रूप में अवशोषित होता है? तो पादपों के अंदर ये मोलिब्डेट आयन के रूप में अवशोषित होता है। किसके रूप में अवशोषित होता है? मोलिब्डेट आयन के रूप में अवशोषित होता है। अगर हम बात करें इसका उपयोग के बारे में बात करें, उपयोग, तो उपयोग के अंदर हम यहाँ देखते हैं कि जो नाइट्रोजन उपापचय में जो उपयोगी नाइट्रोजनेज एंजाइम और नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम जो होते हैं, खास बात यह है कि ये जो मोलिब्डेट आयन है या मोलिब्डेनम पोषक तत्व है, ये नाइट्रोजन उपापचय से संबंधित है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर एक तो एंजाइम भाग लेता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा भाग लेगा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और एक होता है नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम। नाइट्रोजन रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होते हैं, ये दोनों ही प्रमुख एंजाइम होते हैं नाइट्रोजन उपापचय के अंदर। तो इनके घटक के रूप में कौन काम करता है? मोलिब्डेनम काम करता है। किसका काम करेगा? घटक के रूप में। कंपोनेंट्स है, मतलब ये जो एंजाइम बनते हैं तो एंजाइम निर्माण में मोलिब्डेनम उपयोगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोगी है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब हमारे पास नाइट्रोजन एंजाइम है, नाइट्रोजन रिडक्टेज जैसे एंजाइमों में ये प्रमुख घटक के रूप में कार्य कर रहा है। तो सीधी सी बात है नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो कार्य है, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का जो कार्य है, वो जो कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी ये क्या है? मोलिब्डेनम क्या करता है? भाग लेता है। कौन भाग लेगा? मोलिब्डेनम भाग लेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पर, ये तो उपयोग हो गए इसके कि भाई नाइट्रोजन उपापचय में भाग ले रहा है और नाइट्रोजन उपापचय से संबंधित जितने भी एंजाइम है उनका प्रमुख घटक है, ये प्रमुख घटक के रूप में कार्य कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसके न्यूनता का लक्षण क्या है। अगर पादपों के अंदर मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी आ जाए, अगर पादपों के अंदर मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी आ जाए तो फिर क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? तो ये लक्षण है एक हरिमीनता और उत्तकक्षय का जो लक्षण है। हम ये जो हरिमीनता, क्लोरोसिस का, नेक्रोटिक का जो लक्षण देख रहे हैं, अक्सर सभी पोषक तत्वों में ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये कॉमन फैक्टर है कि हरिमीनता और उत्तकक्षय जैसे लक्षण दिखाई देते हैं पादपों के अंदर। किसकी कमी के कारण? मोलिब्डेनम की कमी के कारण आते हैं। प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। ये बात खास है कि यहाँ पर क्या है,
मोलिब्डेनम की कमी के कारण क्या है, प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, रुक जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन का निर्माण रुक जाता है। पत्ता गोभी में वीप टेल रोग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। ये 5 स्टार क्वेश्चन इसलिए कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्ता गोभी का वीप टेल रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। वीप टेल का मतलब होता है पत्तियां विकृत हो जाती हैं, पत्तियां क्या हो जाती हैं, एक तरह से विकृत हो जाए, डिफॉर्म्ड हो जाती है, मेल फॉर्मेशन हो जाता है पत्तियों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर पत्ता गोभी के अंदर जो वीप टेल जो रोग होता है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण, पोषक तत्व की कमी के कारण जो पुरानी जो पत्तियां होती हैं, निचली पुरानी पत्तियां, भाई पुरानी पत्ती कहाँ होंगी, पादप के अंदर नीचे ही तो होंगी, ऊपर थोड़ी होंगी, ऊपर तो क्या है नई पत्तियां बनती है। तो पुरानी जो होती है निचली पत्तियां होती हैं उनमें चितकबरे धब्बे दिखाई देते हैं। चितकबरे कैसे दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। स्पॉटेड मतलब एक तरह से चितकबरापन मतलब रंग बिरंगे धब्बे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे धब्बे दिखाई देते हैं। किस कमी के कारण दिखाई देते हैं वो चितकबरे धब्बे, मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी के कारण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने ये देखा कि मोलिब्डेनम जो है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, इसका अवशोषण मोलिब्डेट आयन के रूप में होता है। इसका जो उपापचय, उसका जो उपयोग है वो नाइट्रोजनेज और नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम में प्रमुख घटक के रूप में होता है। यहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये क्या है, उपयोगी होता है। इसकी कमी से क्या है, हरिमीनता उत्तक उत्पन्न होता है, प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है, पत्ता गोभी में वीप टेल रोग उत्पन्न होता है और पुरानी पत्तियाँ जो होती हैं, जो निचली पुरानी पत्तियाँ होती हैं उनमें चितकबरे धब्बे जो होते हैं, स्पॉट होते हैं, वो मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी कारण ही दिखाई देते हैं। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे मोलिब्डेनम के बाद में, अब हम बात करेंगे आगे चलकर क्लोरीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, क्लोरीन पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरीन की। 16 नंबर पर पोषक तत्व जो है हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन की खास बात है ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। क्या है ये, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। नेक्स्ट ये अवशोषणकारी रूप क्या है इसका, ये किस रूप में अवशोषित होता है, तो क्लोराइड आयन के रूप में अवशोषित होता है। किसके रूप में अवशोषित होता है, क्लोराइड आयन या Cl- आयन के रूप में अवशोषित होता है जड़ों के द्वारा ये। अब हम यहाँ ये देखते हैं ये उपयोग है इसके, क्या है ये उपयोग, ये उपयोग। तो उपयोग के अंदर देखो ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सहायक होता है। किसके उपापचय में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट को उपापचय में सहायक होता है। विद्युत आवेशों के संतुलन में उपयोगी होता है। विद्युत आवेशों के क्या होता है, संतुलन में उपयोगी होता है। इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं उनका बैलेंस करने में सहायक होता है। झिल्ली के आर पार जो आयनों का जो बैलेंस होता है उसमें ये सहायक होता है। यानी कि क्लोराइड का स्थानांतरण, क्लोराइड का बाहर निकलना या अंदर जाना, क्लोराइड शिफ्ट जैसी घटनाएं जो होती हैं वो इसी की सहायता से होती है, जिसके कारण क्या है झिल्ली के आर पार क्या है आवेश संतुलित बने रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है विद्युत आवेशों के संतुलन में ये उपयोगी होता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में उपयोगी होता है। तो ये इसके उपयोग हो गए। खास बात ये जो इम्पोर्टेंट नोट है, ये किसी भी जैव रसायन का घटक नहीं होता भाई। ऐसा नहीं है कि ये किसी जैव रसायन का निर्माण कर रहा है। जीवों के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं। और इन जैव रसायनों में किसी न किसी पोषक तत्व की उपस्थिति देखने को मिलती है। लेकिन ये जो क्लोराइड आयन है, या हम ये कह सकते हैं क्लोरीन जो है किसी भी जैव रसायन का घटक नहीं है। किसी भी जैव रसायन का ये घटक नहीं है, केवल इसकी उपस्थिति जो है वो क्या करती है, उपापचय में सहायक है और संतुलन में सहायक है। नेक्स्ट, अगर इसकी कमी आ जाए तो फिर कुछ न कुछ लक्षण प्रभावित होंगे पादपों के अंदर, और उसमें है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। याद आ रहा है आपको, हमने आपको क्या बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। क्या बताया था, जल का प्रकाशिक अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ H2O, फोटोलाइसिस ऑफ H2O। यहाँ ये जो जल था सूर्य के प्रकाश में
किस में बदल रहा था? H+ आयन और नवजात ऑक्सीजन में। 2 हाइड्रोजन आयन। यहाँ ये जो क्रिया हो रही थी, आपको याद दिला दूं मैं, 2 पोषक तत्वों के बारे में बताया था मैंने आपको कि एक तो मैग्नीज पोषक तत्व था Mn और एक क्लोरीन। ये 2 पोषक तत्व थे। इन 2 पोषक तत्वों की उपस्थिति में क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलाइसिस ऑफ जल होता है, यानी कि जल का प्रकाशिक अपघटन जो होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है? मैग्नीज और क्लोरीन आयन की उपस्थिति के कारण। तो ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो यहाँ पर हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होगी वो प्रभावित होगी किसकी कमी के कारण? क्लोरीन की कमी के कारण। क्यों? क्योंकि क्लोरीन नहीं होगा तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होगा, और जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होगा तो नवजात ऑक्सीजन का निर्माण और हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये कि ये भाई किस क्रिया को प्रभावित करता है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। कौन? क्लोरीन। अब नेक्स्ट जो है कॉमन लक्षण है यहाँ पर ये कि भाई उत्तक क्षय होता है, इसका नेक्रोटिक होता है और हरिमीनता दिखाई देती है इसकी कमी के कारण, जो कि कॉमन फैक्टर है। हर पोषक तत्व के अंदर लगभग ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनकी कमी के कारण। नेक्स्ट फलों का निर्माण नहीं होता है इसकी कमी के कारण। क्लोरीन की कमी के कारण क्या है? फलों का निर्माण नहीं होता। ओवरऑल फिर रिव्यू कर रहा हूँ मैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको कि यहाँ क्लोरीन जो है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। अवशोषणकारी रूप इसका क्या है? क्लोराइड आयन है। नेक्स्ट ये कार्बोहाइड्रेट उपापचयन सहयोग उपयोगी होता है, विद्युत आवेशों के संतुलन में उपयोगी होता है झिल्ली आर पार, और किसी भी जैव रसायन का ये घटक नहीं होता है। इसकी कमी के कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के प्रभावित होती है। क्यों होती है? क्योंकि जल के प्रकाशिक अपघटन में क्लोरीन भाग लेता है। इस कारण क्या है? अगर इसकी कमी आ जाएगी तो जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होगा, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। यहाँ पर उत्तक क्षय और हरिमीनता भी पाई जाती है इसकी कमी के कारण। और नेक्स्ट फलों का जो निर्माण है वो भी नहीं होगा, किसकी कमी के कारण? क्लोरीन की कमी के कारण। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे निकिल पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे। सबसे लास्ट में जो है निकिल पोषक तत्व। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास निकिल पोषक तत्व है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। निकिल Ni, अवशोषणकारी रूप क्या है इसका? निकिल आयन, Ni2+ आयन। कुछ खास बात मैं बता दूं आपको यहाँ पर थोड़ा सा। हमने जैसे कि शुरुआत में बताया था जब पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि प्रकृति यानी पृथ्वी के अंदर लगभग 105 तत्व हैं। कितने? 105 तत्व हैं। मृदा के अंदर कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? लगभग 105 तत्व। ठीक। उनमें से पादपों के अंदर कितनी उपस्थिति दर्ज की है? पादपों में कितनी दर्ज की गई है? 60 पोषक तत्व। कितने पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्ज की गई है? 60 पोषक तत्व जो है वो देखने को मिलते हैं किन के अंदर? पादपों के अंदर। लेकिन अब क्या 60 जो पोषक तत्व हैं सभी पादपों के लिए आवश्यक होते हैं या फिर इनमें से कम होते हैं? तो यहाँ ये देखने को मिला आवश्यकताओं की जो कसौटी है कि किसी पोषक तत्व को आवश्यक कैसा माना जाए, उनकी शर्तों के आधार पर हमें ये देखने को मिला है कि पादपों के अंदर केवल 17 पोषक तत्व ही क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। कितने होते हैं? आवश्यक। कितने होते हैं? आवश्यक पोषक तत्व की संख्या कितनी है? 17। कितनी पोषक तत्वों की संख्या? आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी देखने को मिली है? 17 मिली है। अब इन 17 पोषक तत्वों को हमने डिवाइड किया था बृहदमात्रिक में और सूक्ष्म मात्रिक में। बृहद के अंदर कितने थे? 9 और इसके अंदर कितने थे? 8। ठीक है, आपको रिमाइंड करा दूं, देखो CHONP CA, ठीक, सल्फर, पोटेशियम और इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम नहीं कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यानी कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो बृहदमात्रिक पोषक तत्व हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको यहाँ पर CHO, फिर उसके बाद में N, उसके बाद में हमने बात की थी फॉस्फोरस, उसके बाद में बात की सल्फर, उसके बाद में बात की मैग्नीशियम, उसके बाद में किसकी बात की? कैल्शियम की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया? कैल्शियम हो गया ना। और उसके बाद में बात की हमने K की। तो ये तो हमारे पास कितने कौन से पोषक तत्व होते हैं? बृहदमात्रिक पोषक तत्व।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब ये जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व थे इनके बारे में मैं बताऊं आपको। इनमें हमने डिस्कस किया था भाई, देख किसके बारे में बात की थी, मैग्नीज के बारे में बात की, बोरोन के बारे में बात की थी, ठीक है, मोलिब्डेनम के बारे में बात की, क्लोरीन के बारे में बात की, उसके बारे में आयरन के बात की हमने, उसके बारे में हमने बात की थी आयरन के बारे में बात हो गई, क्लोरीन के बारे में, मोलिब्डेनम, बोरोन के बारे में बात हो गई। और यहाँ पर और कौन से पोषक तत्व थे हमारे पास, 8 थे। एक हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, निकल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, निकल के बारे में बात कर रहे हैं। निकल के अलावा हमने बात की थी, किसकी बात की थी भाई, यहाँ पर देखिएगा कॉपर के बारे में बात की थी, याद नहीं यार, कॉपर और जिंक है, कॉपर और जिंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो हमारे पास पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्व हैं, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, बोरोन है, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन और निकल। ये तो क्या है हमारे पास सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। और ये बृहद मात्रिक पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये ओवरऑल हमने इसलिए अभी आपको दोबारा से समराइज कराए हैं, दोबारा से इनको बताया आपको संक्षिप्त में, ताकि हम ये बता सकें कि अब तक हमने कितने पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस किया है और लास्ट जो पोषक तत्व चल रहा है वो हमारे पास कौन सा है, निकल पोषक तत्व। खास बात ये है कि निकल पोषक तत्व है, ये सबसे लास्ट में सबसे अंतिम पोषक तत्व के रूप में घोषित किया गया है। कब किया गया, रिसेंट में माना जाता है इसको, है ना। तो सबसे अंतिम पोषक तत्व के रूप में 17 पोषक तत्व जो है हमारे पास वो कौन सा है, निकल है। कब घोषित किया गया, ये 1988 में किया गया। किसके द्वारा घोषित किया गया, डाल्टन के द्वारा घोषित किया गया। इसको आवश्यक पोषक तत्व के रूप में माना गया है। किसके द्वारा माना गया है, डाल्टन के द्वारा माना गया। कब माना गया, 1988 में। और सबसे मेन बात यह है कि ये पूछा जाता है कि सबसे अंतिम आवश्यक पोषक तत्व के रूप में किस पोषक तत्व को घोषित किया गया है, किसे माना गया है, तो कौन सा है, निकल आता है 17वें नंबर पर। ये पूछ लिया जाता है 17वां आवश्यक पोषक तत्व का नाम क्या है, निकल। क्या है, निकल है, Na। अब हम बात कर लेते हैं इसकी भाई कि अवशोषणकारी रूप क्या है इसका, निकल आयन है। उपयोग क्या है इसका, उपयोग ये है, देखिए यूरिएज एंजाइम होता है, क्या होता है, एक एंजाइम होता है यूरिएज एंजाइम। ये यूरिएज एंजाइम यूरिया के संश्लेषण विश्लेषण से संबंधित है, यूरिया के संश्लेषण और विघटन से संबंधित एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम है। ये यूरिएज एंजाइम होता है। इसका जो प्रोस्थेटिक समूह जो होता है, तो 2 का समूह होते हैं, तो हमारे पास कोफैक्टर सहकारक और सह एंजाइम, ठीक है ना। 2 एंजाइम के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है हमारे पास होता है एक तरह से एपो एंजाइम और एक होता है को एंजाइम। एपो एंजाइम होता है प्रोटीनियस भाग और को एंजाइम होता है वो जो हमारे पास 2 भाग होते हैं उसके, एक तो होता है सक्रिय रूप में और एक होता है प्रोस्थेटिक समूह के रूप में। सक्रिय रूप में और प्रोस्थेटिक समूह। तो यहाँ पर प्रोस्थेटिक समूह जो है ना, इसके रूप में कौन सा है हमारे पास जो काम आता है वो कौन सा आता है, निकल के रूप में। निकल जो होता है ना, निकल वो किसके रूप में भाग लेता है यहाँ पर यूरिएज एंजाइम में, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में काम आता है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट जो उपयोग है इसका, बीज अंकुरण में ये उपयोगिता है। सीड जर्मिनेशन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, सीड जर्मिनेशन में। बीज अंकुरित होता है तो उस दौरान निकल पोषक तत्व की अनिवार्यता जरूरी है, अनिवार्यता होना जरूरी है। यहाँ पर बात करते हैं न्यूनता के लक्षण। तो न्यूनता के लक्षण यहाँ पर 2 लक्षणों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर निकल पोषक तत्व की कमी आ जाएगी तो पत्तियों में यूरिया का जमा हो जाएगा। अगर निकल पोषक तत्व की कमी हो जाए तो पत्तियों में क्या होता है, यूरिया का डिपोजिशन होने लगता है, यूरिया का जमा होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निकल तत्व की कमी के कारण क्या होता है, हरिमीनता और उत्तक क्षेत्र जो होते हैं, उत्तक क्षयी क्षेत्र, जगह जगह से उत्तक नष्ट हो जाते हैं तो उसे कहते हैं उत्तक क्षयी क्षेत्र, वो उत्पन्न दिखाई देते हैं या चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। किसकी कमी के कारण, निकल पोषक तत्व की कमी के कारण। तो ये हमने अभी तक आपको डिस्कस किया। अब तक 17 पोषक तत्वों के बारे में हम बता चुके थे आपको, पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। यहाँ कुछ क्लासिफिकेशन और है पोषक तत्वों का, और वो क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे यहाँ पर मोबिलिटी के आधार पर। किसके आधार पर पोषक तत्वों का वो करेंगे, एक तरह से क्लासिफिकेशन
वर्गीकरण करेंगे मोबिलिटी के आधार पर। कुछ पोषक तत्व होते हैं पादपों के अंदर, वो होते हैं संचरणशील होते हैं, जो पादपों के विभिन्न अंगों में, विभिन्न भागों में संचरित होते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो एक जगह ही रहते हैं, संग्रहित अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं असंचरणशील तत्व। तो इसके बारे में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे वो हम बात करेंगे पोषक तत्वों का कुछ वर्गीकरण बताया गया अन्य प्रकार से, संचरणशीलता के आधार पर, न्यूनता लक्षणों के आधार पर। पोषक तत्वों का न्यूनता लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण, न्यूनता लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ 3 प्रकार के तत्व हैं हमारे पास। वो है नंबर 1 जो हमारे पास है वो है अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनतम लक्षण प्रकट करने वाले। अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनता लक्षण प्रकट करने वाले, न्यूनता लक्षण प्रकट करने वाले नंबर 1। दूसरा हम बात करते हैं प्रथम तरुण पत्तियों में, प्रथम तरुण पत्तियों में न्यूनता लक्षण प्रकट करने वाले, न्यूनता लक्षण प्रकट करने वाले। और तीसरा जो हमारे पास है डिविडेशन है, जो प्रकार है हमारे पास, वो है प्रथम पुरानी पत्तियों में लक्षण, प्रथम पुरानी पत्तियों में न्यूनता लक्षण प्रकट करने वाले, लक्षण प्रकट करने वाले। अब देखिएगा एक बात है हमारे पास मोबिलिटी के आधार पर, के आधार पर पोषक तत्व कितने दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास असंचरणशील, कौन सा होता है? असंचरणशील। और दूसरा होता है संचरणशील। कौन सा होता है? संचरणशील। असंचरणशील जो होते हैं ये क्या है, एक जगह ही क्या है इकट्ठे रहते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये असंचरणशील जो पोषक तत्व होते हैं, असंचरण पोषक तत्व होते हैं, इनके जो लक्षण होते हैं वो युवा पत्तियों में दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देंगे? ये युवा पत्तियों में दिखाई देंगे। और जो संचरणशील जो होते हैं उनका पुरानी पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में लक्षण दिखाई देते हैं। खास बात है कि ये जो है युवा पत्तियों में लक्षण दिखाई देते हैं इसके, और इनके क्या है? पुरानी पत्तियों में लक्षण दिखाई देते हैं। मोबिलिटी के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर जो पोषक तत्व होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो असंचरणशील तत्व और दूसरा होता है संचरणशील तत्व। असंचरणशील तत्व जो होते हैं एक जगह रहते हैं, और संचरणशील तत्व होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होते रहते हैं, कि संचरणशील ट्रांसफर होते रहते हैं। यहाँ पर ये जो इनके जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? युवा पत्तियों, यंग जो लीव्स होती हैं उनमें इनके असंचरणशील तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। जबकि संचरणशील तत्व जो तत्व होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। अब हमने बात की थी कि न्यूनता लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण डिस्कस कर रहे थे हम, तो कितने प्रकार थे हमारे पास? 3 प्रकार थे। तो इनके आधार पर हमने इन तत्वों को देखो डिवाइड किया है। तो कौन कौन से पोषक तत्व जो हैं हमारे पास किस कैटेगरी के अंदर आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अग्रस्त कलिकाओं में जो न्यूनता के लक्षण प्रकट करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पास है कैल्शियम बोरॉन। कैल्शियम बोरॉन कौन सा है? ये कैल्शियम बोले तो Ca। और दूसरा कौन सा है हमारे पास?
बोरोन। कौन सा है यहाँ पर? ये जो हमारे पास है ये अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनता लक्षण उत्पन्न करते हैं। कौन से? कैल्शियम तत्व और बोरोन तत्व। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम तरुण पत्तियों में। तरुण पत्तियों में यहाँ पर आप बात करते हैं युवा पत्तियों में न्यूनता लक्षण प्रकट करने वाले तत्व जो हमारे पास है वह है कॉपर, सल्फर, आयरन, मैग्नीज। कॉपर, सल्फर, आयरन और मैग्नीज। ये जो हमारे पास है ये किस में है? प्रथम तरुण पत्तियों के अंदर जो न्यूनता लक्षण प्रकट होंगे वो किसकी कमी के कारण होंगे? कॉपर की कमी के कारण, सल्फर के कारण, आयरन की कमी के कारण और मैग्नीज के कारण। तो इनको हम यंग पत्तियों के अंदर जो लक्षण न्यूनता लक्षण उत्पन्न होते हैं, न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं यानी कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनके अंदर कैटेगराइज करते हैं किसको? कॉपर को, सल्फर को, आयरन को और मैग्नीज को। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरानी पत्तियों में। पुरानी पत्तियों में न्यूनता लक्षण वाले होते हैं जो हमारे पास, वो हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। सल्फर क्यों होगा? सल्फर तो आ गया ना अभी। नाइट्रोजन है, पोटेशियम है। नंबर 4 पे हम बात करते हैं यहाँ पर मैग्नीज है, मैग्नीशियम, मैग्नीज आ चुका, मैग्नीशियम है और जिंक। 5वें नंबर पे क्या है? जिंक। देखिएगा ये हमारे पास, और एक मोलिब्डेनम और है। 6ठे नंबर पे क्या है? मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम MO। देखिएगा ये अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनतम लक्षण प्रकट कर रहे हैं कैल्शियम और बोरोन। प्रथम तरुण पत्तियों में यानी कि युवा पत्तियों के अंदर, युवा पत्तियों के लिए हमने क्या बताया था अभी? असंचरणशील तत्व। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? असंचरणशील तत्व कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। संचरणशील तत्व कौन से हैं? कॉपर है, सल्फर है, आयरन और मैग्नीज। नेक्स्ट प्रथम पुरानी, पुरानी मतलब पुरानी पत्तियों के अंदर, तो यहाँ पर जो है हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और जिंक। ये जो तत्व हैं ये पुरानी पत्तियों को अफेक्ट करते हैं। पुरानी पत्तियों में क्या है? न्यूनता लक्षण को दर्शाते हैं पुरानी पत्तियों के अंदर। तो यहाँ पुरानी पत्तियों के अंदर लक्षण किसके कारण हो रहे हैं? संचरणशील तत्वों के कारण। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? संचरणशील तत्व, संचरणशील तत्व। मोबाइल बोल सकते हैं इनको, मोबाइल एलिमेंट। और इनको क्या बोल सकते हैं? नॉन मोबाइल। क्या बोलेंगे इनको? नॉन मोबाइल। और इसको क्या बोलेंगे? मोबाइल एलिमेंट्स बोलेंगे। तो अगेन रिपीट कर रहे हैं मैं आपको लोगों को, पोषक तत्वों को मात्रा के अलावा उनके न्यूनता लक्षणों के आधार पर, किसके आधार पर? न्यूनता लक्षणों के आधार पर डिवाइड किया गया है 3 भागों में। अग्रस्त कलिकाओं को प्रभावित करने वाले, तरुण पत्तियों को प्रभावित करने वाले और पुरानी पत्तियों को प्रभावित करने वाले। हमने ये देखा कि मोबिलिटी के आधार पर तत्व 2 प्रकार के हैं, असंचरणशील और संचरणशील। हमने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है कि असंचरणशील जो होते हैं वो युवा पत्तियों को या तरुण पत्तियों को प्रभावित करते हैं, जबकि संचरणशील जो तत्व होते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? पुरानी पत्तियों को। तो यहाँ पर हमने यहाँ अग्रस्त कलिकाओं को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो क्या है? कैल्शियम और बोरोन पोषक तत्व है। प्रथम तरुण पत्तियों को जो यानी कि हम कह सकते हैं तरुण पत्तियों यानी कि युवा पत्तियों को प्रभावित करने वाले जो है वो हमारे पास है कॉपर है, सल्फर है, आयरन और मैग्नीज। नेक्स्ट पुरानी पत्तियों को प्रभावित करने वाले, पुरानी पत्तियों में न्यूनता लक्षण प्रकट करने वाले जो पोषक तत्व है वो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और जिंक और मोलिब्डेनम। ये पोषक तत्व है हमारे पास जो कि क्या करते हैं? पुरानी पत्तियों को प्रभावित करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संचरणशील तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? संचरणशील। मोबाइल और ये नॉन मोबाइल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस किया, जिनमें हमने ये देखा कि इन पोषक तत्वों की कुछ हेडिंग्स थी हमारे पास, इनकी अवशोषणकारी रूप क्या है इनका,
इनका उपयोग क्या है, इनके न्यूनतम लक्षण क्या हैं, इनसे संबंधित विशिष्ट कोई रोग है वो क्या है, इनके बारे में प्रत्येक पोषक तत्वों के बारे में हमने डिस्कस किया और फाइनली क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो खनिज लवण है या पोषक तत्व हैं इनको किस प्रकार अवशोषित किया जाता है। तो अवशोषण की क्रियाविधि को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, आज इतना ही इस वीडियो के अंदर। ओके, बाय।